तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास। मां की गाली दिए जाने पर पहली बार क्या बोले पीएम मोदी? महिलाएं क्यों रो पड़ी? अब तेजस्वी राहुल को चुनाव में रुलाएंगी क्या? मां की गाली से लेकर राहुल के तू तड़ाक तक पर पीएम मोदी ने चुन चुन कर वो हिसाब किया कि पूरे इंडी में खलबली है क्या? राहुल का हाइड्रोजन बम फटे उसके पहले ही बीजेपी ने पवन खेड़ा और कांग्रेस पर कौन सा बम फोड़ दिया? और राहुल ट्रंप का डेड इकोनॉमी वाला फेल हो गया तिकड़ा, मोदी ले आए गेम पलट देने वाला कौन सा विक्रम? आज ये भी आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी ने सब कुछ करके तो देख लिया। यात्रा निकाल डाली, मोदी को उल्टा सीधा बोलकर देख लिया, तू तड़ाक कर दिया, हाइड्रोजन बम फोड़ने की भी धमकी दे डाली। लेकिन राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम रखा ही रह गया। इधर नरेंद्र मोदी ने ऐसा बम फोड़ दिया जो इंडी गठबंधन की ऐसी धज्जियां उड़ा देगा जिसे राहुल गांधी समेटते रह जाएंगे। इंडी गठबंधन के मंच से नरेंद्र मोदी को मां की गाली दी गई। इस पर राहुल गांधी आज तक कुछ नहीं बोले। इंडी गठबंधन का कोई नेता कुछ नहीं बोल रहा। उल्टे ये लोग बहाना बनाने लगे, साजिश बताने लगे, सब कुछ बीजेपी पर डाल दिया। लेकिन यही सब अब इनको बहुत भारी पड़ने वाला है, क्योंकि नरेंद्र मोदी अब तक तो चुपचाप इसे सुनते रहे, सहन करते रहे। उन्हें मां की गाली दी गई लेकिन वो कुछ नहीं बोले, क्योंकि तब वो देश के लिए कूटनीतिक लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन अब जब नरेंद्र मोदी बड़ी कूटनीतिक जीत के साथ देश लौटे तो उन्होंने उन लोगों का हिसाब करना भी शुरू किया जिन लोगों ने नरेंद्र मोदी की मां को अपशब्द कहे। क्योंकि मां तो मां होती है, कोई भी हो, मां के खिलाफ कुछ नहीं सुना जा सकता। और वो मां जब इस दुनिया में नहीं है, वो मां जिसने बड़ी गरीबी में, बड़े संघर्ष से अपने बेटे को पाला पोसा और उस लायक बनाया कि आज वो देश के प्रधानमंत्री हैं, ऐसी मां के लिए अगर कोई अपशब्द कहेगा तो भले ही प्रधानमंत्री ना बोले, लेकिन देश का कोई भी व्यक्ति इसका विरोध ही करेगा। यही विरोध अब इंडी गठबंधन को भारी पड़ने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपनी मां को लेकर बड़े इमोशनल हो गए। नरेंद्र मोदी का भावुक होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि एक तरफ तो वो देश के लिए कूटनीतिक युद्ध लड़ रहे हैं, इधर उनके पीठ पीछे अपने ही देश में उन्हें मां की गाली दी जा रही है। इंडी गठबंधन वाले पीएम मोदी की मां के बारे में बोल रहे थे तो उधर ट्रंप के जोकरों की फौज भारत मां के खिलाफ बोल रही थी। ट्रंप के जोकरों को तो मोदी ने तगड़ा जवाब दे दिया। अब इंडी गठबंधन वालों का हिसाब करने की बारी थी। नरेंद्र मोदी ने आज उनका भी तगड़ा इलाज शुरू किया। अपनी मां और भारत मां दोनों को उल्टा सीधा बोलने वालों को नरेंद्र मोदी ने कैसा तगड़ा जवाब दिया है, आप खुद देखिए। एक तरफ पीएम मोदी ने भारत की ताकत दिखाते हुए देश की पहली मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप लॉन्च कर दी, तो जो लोग भारत मां की तरफ तिरछी नजर से देख रहे थे, डेड इकोनॉमी बता रहे थे, उनको जवाब दे दिया। दूसरी तरफ पीएम मोदी ने उनकी मां को गाली देने के मुद्दे पर इंडी गठबंधन के खिलाफ नया हमला लॉन्च कर दिया। पीएम मोदी ने आज बिहार की माताओं बहनों को सशक्त बनाने वाले एक कार्यक्रम को संबोधित किया और इस दौरान वो माताओं बहनों को देखकर भावुक हो गए। पीएम मोदी ने कहा कि यह गाली पीएम मोदी की मां को नहीं है, बिहार की हर मां और बहन को दी गई है। बिहार में राजनीतिक मंच से पीएम मोदी की स्वर्गीय मां को गाली दी गई थी। इस वजह से इस मुद्दे पर बात करते हुए पीएम मोदी काफी इमोशनल और गुस्से में भी थे। पीएम मोदी ने आज मां को गाली दिए जाने पर कैसे पलटवार किया, राहुल गांधी की तू तड़ाक वाली भाषा पर क्या कहा, क्यों महिलाएं वहां रोने लग गईं जो पीएम कह रहे थे उसको सुनकर, मोदी की मां को गाली पर कैसे बिहार में सियासत फिर तेज हो गई है, बिहार की महिलाएं क्या बोल रही हैं जिसे सुनकर राहुल गांधी हिल जाएंगे, मोदी वो कौन सी मेड इन इंडिया चिप ले आए जिसे देखकर ट्रंप और जिनपिंग की भी हालत खराब होगी, ये सब आपको बताऊंगा। पहले देखिए आज क्या हुआ। माई के स्थान देवता पितर से भी ऊपर होला। मेरी उस मां को जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसका शरीर भी अब नहीं है, आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। मुझे तू तड़ाक करके गाली देकर इनकी नामदार वाली सोच बार बार उजागर हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वैसे तो इंडी गठबंधन वालों ने 11 साल में सैकड़ों गालियां निकाली, सब कुछ कह डाला, लेकिन राजनीतिक हमले अलग होते हैं और पर्सनल अटैक अलग होता है। इसमें जब बात मां की आ जाए तो मामला संवेदनशील हो जाता और इमोशनल हो जाता। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हुए तो क्या हुआ?
दुख पीड़ा दर्द तो उनको भी हो गया, आखिरकार हैं तो इंसान। उनकी मां को कोई कुछ कहे तो बुरा तो लगेगा भाई। 27 अगस्त को बिहार के दरभंगा में इंडी गठबंधन की रैली में पीएम मोदी को मां की गाली दी गई। उस दिन नरेंद्र मोदी को जापान जाना था, इसलिए वो मां को गाली दिए जाने की पीड़ा दिल में लेकर चले गए विदेश दौरे पर। आज जब लौटे तो उन्होंने इस पीड़ा को देश के सामने रखा। बिहार की महिलाओं से जुड़े एक कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी बहुत इमोशनल हो गए। पीएम ने कहा कि उनकी मां अब इस दुनिया में है नहीं, उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं रहा, फिर भी ऐसी भद्दी भद्दी गालियां दी गई। एक बार आप सुनिए पीएम मोदी क्या कर रहे हैं, फिर बताऊंगा कि कैसे पीएम मोदी ने अपनी मां के अपमान का मुद्दा उठाकर इंडी गठबंधन को जनता के कटघरे में खड़ा कर दिया। मुझे मां भारती की सेवा करनी थी, इसलिए मुझे जन्म देने वाली मेरी मां ने मुझे अपने दायित्वों से मुक्त कर दिया था। लेकिन मेरी मां ने खुद के लिए नहीं, आप जैसी करोड़ों माताओं की मैं सेवा कर सकूं, इसलिए खुद से अलग करके मुझे जाने की इजाजत दी। आप सब जानते हैं, अब मेरी मां का शरीर तो इस दुनिया में नहीं है। कुछ समय पहले 100 साल की उम्र पूरी करके वो हम सबको छोड़ के चली गई। मेरी उस मां को, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसका शरीर भी अब नहीं है, मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। माताएं बहनें, मैं देख रहा हूं आपके चेहरे, आपको भी कितना दर्द हुआ होगा। मैं देख रहा हूं कुछ माताओं के आंख में आंसू मुझे नजर आ रहे हैं। ये बहुत ही दुख देने वाला है, कष्ट देने वाला है, पीड़ा देने वाला है। क्या गुनाह उस मां का, क्या गुनाह जैसे भद्दी गालियां सुना दी जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बात कही उसकी गंभीरता को इंडी गठबंधन वाले नहीं समझते। इंडी वाले कई दिनों से ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी हो या तेजस्वी यादव, गाली इन्होंने तो नहीं दी, ये वो वहां मौजूद तो नहीं थे, इनका तो कोई लेना देना भी नहीं है। लेकिन सच तो यह भी है कि ना राहुल गांधी ने इस पर अब तक कुछ बोला है, ना तेजस्वी यादव ने कुछ बोला। आप नहीं थे, सही बात, लेकिन कम से कम पलट के तो बोलते कि हे कौन था जी, कौन गाली दिया, ऐसा मां की गाली दिया मंच से, निकालो इसको पार्टी से, करो इस पे, कांग्रेस ही एफआईआर करा देती ना। उल्टे इनके लोग खुद इस मामले को हल्का बताने में जुट गए। सच ये भी है कि पीएम को मां की गाली तक बात तब आई जब राहुल गांधी घूम घूम कर बिहार में वोट चोर के नारे लगवा रहे थे। यही राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के लिए तू तड़ाक कर रहे थे, जबकि बिहार में ये सब तू तड़ाक वाली लैंग्वेज नहीं चलती भाई। वहां छोटा बड़ा कोई भी हो सम्मान के साथ ही बुलाया जाता है। आज नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी की तू तड़ाक वाली लैंग्वेज पर क्या बोला वो भी सुनिए। गरीब मां की तपस्या, उसके बेटे की पीड़ा, ये शाही खानदानों में पैदा हुए युवराज नहीं समझ सकते। आपने तो अभी अभी सुना होगा, यहां बिहार चुनाव में भी मुझे तू तड़ाक करके गाली देकर इनकी नामदार वाली सोच बार बार उजागर हो रही है। और इसी सोच की वजह से ये लोग अब मेरी स्वर्गीय मां को, जिसका शरीर नहीं रहा है, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, ऐसी मेरी स्वर्गीय मां को भी अपने मंच से गालियां दिलवाने लगे हैं।
मां की गाली दिए जाने का मुद्दा उठाकर आज पीएम मोदी ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के लिए मुश्किल खड़ी कर दी, क्योंकि इतने दिनों से दोनों नेता बिहार में घूम घूम कर वोट चोरी का माहौल बना रहे थे। राहुल गांधी तो इसी में खुश थे कि उन्होंने बिहार के बच्चे बच्चे को वोट चोरी समझा दी है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी पटना में अपने भांजे संग रील बना रहे हैं, डांस कर रहे हैं। मतलब दोनों नेता ऐसा दिखा रहे थे कि बिहार चुनाव की बाजी तो बस मार ली। लेकिन आज पीएम मोदी बिहार के चुनाव का मुद्दा ही पलटते दिखे। पीएम मोदी बिहार के चुनाव को वोट चोरी से खींचकर महिलाओं के सम्मान के मुद्दे पर ले आए। इस मुद्दे को बिहार की अस्मिता से जोड़ दिया। पीएम मोदी ने इस बात पर हैरानी जताई कि समृद्ध परंपरा वाले बिहार में कोई उनकी मां को भद्दी गाली दे कैसे सकता है। पीएम मोदी ने इस मुद्दे को बिहार की उस परंपरा से जोड़ा जिसमें गंगा को मां कहा जाता है, कोसी गंडकी जैसी नदियों को मैया कहा जाता है, उन्हें पूजा जाता है। पीएम मोदी ने याद दिलाया कि उनकी मां को उस बिहार में गाली दी गई जहां की बेटी को दुनिया सीता माता के नाम से जानती है। पीएम मोदी ने मां को दी गई गाली को छठी मैया के अपमान से जोड़ दिया। कहा कि आरजेडी कांग्रेस को उनसे नहीं बल्कि छठी मैया से माफी मांगनी चाहिए। बिहार का चुनाव भी छठ पर्व के आसपास ही होना है, इसलिए मां के अपमान का मुद्दा बिहार में इतनी जल्दी दम तोड़ने वाला नहीं है। पीएम मोदी ने जो जो बातें कही वो बिहार के सामाजिक और धार्मिक संदर्भ में एकदम से बिहार की महिलाओं को सीधे कनेक्ट करती हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने बिहार की महिलाओं से अपना दर्द भी साझा किया। एक बेटे के तौर पर उन्हें कितना बुरा लगा, उन्होंने इसका भी जिक्र किया। एक बार सुनिए इसको, फिर आपको सुनाता हूं कि वहां मौजूद महिलाओं ने क्या कहा है इस पर। बिहार में आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। तो आखिर मैं भी एक बेटा हूं। जब इतनी सारी माताएं बहनें मेरे सामने हैं तो आज मेरा मन भी, मेरा दुख आपको साझा कर रहा हूं ताकि मेरी पीड़ा आप माताओं बहनों के आशीर्वाद से मैं इसे झेल पाऊं। इधर पीएम मोदी अपनी मां का जिक्र करते हुए भावुक हुए, उधर कार्यक्रम में पीएम मोदी को सुन रहे लोग भावुक हो गए। कार्यक्रम में मौजूद बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल अपने आंसू पोंछते थे। उनके साथ बैठे बाकी लोग भी इमोशनल थे। देखिए, महिलाएं रोने लग गई पीएम को सुन। जाहिर सी बात है, जो बातें पीएम मोदी ने कही वो किसी को भी भावुक कर सकती। यही वजह है इस कार्यक्रम में शामिल बिहार की महिलाओं ने कहा कि ये भद्दी भद्दी गालियां पीएम मोदी की मां को नहीं, बिहार की महिलाओं को दी गई है। सुनिए जरा। माँ का गाली दिया है, उनको माँ का गाली नहीं देना चाहिए, गलत है। नहीं नहीं, सबका माँ बहन एक है। मोदी जी के माँ का गाली दिया था, मेरा छोड़ दिया, मेरा भी गाली दिया। महसूस आया, हाँ मेरा भी महसूस है कि गाली खराब चीज है, माफी मांगना चाहते हैं। माँ किसी को माँ होती है कि गाली नहीं देना चाहिए। अगर उनकी माँ को गाली पड़ा है तो समझिए कि मेरे बिहार वासियों की माँ की गाली पड़ा है। ये बिहार की महिलाओं का सेंटिमेंट है जो कह रही हैं पीएम की मां को गाली दी गई, मतलब बिहार की महिलाओं को गाली दी गई। बिहार की महिलाएं गुस्से में हैं क्योंकि बात प्रधानमंत्री मोदी के मां के अपमान की है। इसलिए बीजेपी भी इस मुद्दे को छोड़ने के मूड में नहीं। इस मुद्दे पर एनडीए ने बिहार बंद बुलाया है। 4 सितंबर को सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक बंद की अपील की गई है। इस दौरान आपातकालीन सेवाओं को बाधित नहीं किया जाएगा। बंद शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से आयोजित होगा। बीजेपी महिला मोर्चा को बंद की कमान सौंपी गई है। यानी पीएम मोदी की मां के अपमान के मुद्दे को अभी और आगे ले जाया जाएगा। खुद पीएम मोदी ने भी यह कह दिया कि उनकी मां को दी गई गाली का बदला बिहार की जनता लेगी। आपको यह भी दिखाता हूं कि यह बात सबको पता है कि महिला वोटर्स पीएम मोदी की राजनीतिक ताकत है। पिछले 11 सालों में पीएम मोदी ने महिला लाभार्थियों का एक बड़ा वर्ग तैयार किया है जो पीएम मोदी के पक्ष में जमकर वोट करती है। बिहार में भी महिला फैक्टर हावी है, इसलिए अगर पीएम मोदी की मां को गाली का मुद्दा हावी हुआ इस चुनाव में तो इंडी गठबंधन के लिए मुश्किल खड़ी हो जाए। आप देखिए बिहार में कैसे महिला वोटर्स ही किसी पार्टी को कुर्सी तक पहुंचा सकती हैं या हटा सकती हैं। जैसे अगर आप देखिएगा बिहार के अंदर महिलाओं की जो ताकत है उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। बिहार में 2020 का चुनाव विधानसभा का, उसमें अगर आप देखेंगे महिला वोटर कितनी थी,
उस महिला वोटर्स जो थी उन्होंने 60% वोटिंग की थी बॉस, 60% वोटिंग की। और पुरुषों ने कितनी की बॉस? पुरुषों ने की 54%, यानी बिहार में महिलाएं पुरुषों से ज्यादा वोट करती हैं। और इसलिए 2020 के चुनाव के नतीजे अगर आप देखिएगा तो एनडीए को कितनी सीट आई थी? 125, और इंडी को आई थी 110। इसमें से 99 सीट ऐसी थी जहां पर महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोटिंग की। यानी आंकड़े बता रहे हैं कि जिन सीटों पर महिला वोटर्स ने ज्यादा वोटिंग की उसमें से ज्यादा सीटें एनडीए के खाते में गई। और अभी इस मुद्दे पर बिहार की महिलाएं पीएम मोदी के साथ खड़ी दिख रही। सुनिए बिहार की महिलाएं और क्या कह रही। मोदी जी की माँ जो हमारे प्रधानमंत्री है, उनकी माँ को वो गाली दी है। इनसे बस उनकी मानसिकता नजर आ रही है, कैसी ओछी हरकत की है उन्होंने। वो सिर्फ मोदी जी की माँ को नहीं, पूरे देशवासियों की माँ को उन्होंने गाली दी है। गाली तो गाली होता है, माँ को दो या किसी भी माँ को दो, माँ को दिया ना, किसी का भी माँ ही होती है। गलत किए हैं उसके साथ, आज गाली दे रहे हैं, कल के और कुछ भी कर सकते हैं। अब प्रधानमंत्री का जो माँ के गाली दे दे, उससे बदतर इंसान है, वो किसी को छोड़ेगा? आप देख रहे हैं कैसे महिलाओं में यह मुद्दा जो है वो घर कर रहा है कि जो प्रधानमंत्री की मां को गाली दे दे वो दूसरे किसी को छोड़ेगा। आप ये भी देखिए कि जब जब पीएम मोदी पर पर्सनल अटैक होते हैं, उन्हें या उनकी मां को भद्दे भद्दी बातें कही जाती हैं, तो विपक्ष को ये अपशब्द भारी पड़े। जैसे आप साल 2007 का गुजरात विधानसभा चुनाव याद कीजिए। इस चुनाव में सोनिया गांधी ने एक रैली में नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कह दिया था। नरेंद्र मोदी ने सोनिया गांधी के इस हमले को सियासी हथियार में बदल दिया और आज तक गुजरात में कांग्रेस वापसी नहीं कर पाई। आज भी सोनिया गांधी का यह बयान कांग्रेस को परेशान करता है। एक और उदाहरण देखिए, साल 2019 में राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है का नारा दिया। वो लोकसभा चुनाव तो हारे ही, साथ में अपनी पारंपरिक सीट अमेठी तक गंवा बैठे थे। अक्टूबर 2022 में गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी के प्रभारी रहे गोपाल इटालिया ने पीएम मोदी को मां की गाली दी थी। दिसंबर में चुनाव परिणाम आए तो गुजरात में बीजेपी को 156 सीटों के साथ सबसे बड़ी जीत मिली थी। लेकिन इस सब गलतियों से भी विपक्ष कोई सबक नहीं सीख रहा। राहुल गांधी या तेजस्वी यादव मंच से पीएम मोदी की मां को गाली दिए जाने की मुद्दे की निंदा करके इस मामले को ठंडा कर सकते थे। इससे उनका राजनीतिक कद भी बढ़ता। लेकिन इंडी गठबंधन अलग ही लेवल पे चलता है। अब भी इसी बात पर अड़ा है कि यह तो बीजेपी की साजिश है। सुनिए कांग्रेस और आरजेडी क्या कह रही है। आप सबको बार बार कह रहा हूं कि ये टूल किट का हिस्सा है। इस टूल किट में अगला चरण है कि प्रधानमंत्री बिहार में जाकर रोएंगे और कहेंगे ओ देखो मुझे गाली दे दी। वही हुआ जो कहा मैंने 4 दिन पहले, ये हो रहा है आपके सामने। ये टूल किट चलेगा भी नहीं कि आप किसी से बदमाशी करा दो, हमारे मंच जहां सभा समाप्त हो गई वहां अपने आप को गाली दिलवा दो, फिर आओ रोने, देखो मुझे गाली दे दी, मुझे गाली दे दी। ये बहुत बार हो चुका है, बार बार नहीं होगा। अगर किसी ने भी किसी भी गलत शब्दों का गाली गलौज का प्रयोग किया है उसको फांसी पर लटका देना चाहिए। इस बात को हम कह रहे हैं, इस बात के हम समर्थक हैं। लेकिन जब उस मंच पर श्री राहुल गांधी जी, श्री तेजस्वी यादव जी गए ही नहीं, किसने क्यों, किस साजिश के तहत, षड्यंत्र के तहत ये सब करवाया, ये जांच का विषय है। सरकार उनकी है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, दंड मिलना चाहिए, लेकिन मां के नाम पर सियासत नहीं होना चाहिए। भाई कांग्रेस और आरजेडी की रैली थी, राहुल गांधी तेजस्वी यादव मंच पे नहीं थे, लेकिन आसपास जो रहे होंगे वो तो कांग्रेस और आरजेडी के समर्थक ही रहे होंगे ना। तो जब गाली दी गई मां की तो उसी वक्त उस आदमी को पकड़ के पुलिस के पास क्यों नहीं ले गए आप लोग? अगर इतना मन में भाव था कि कोई गाली दे रहा है मां की पीएम को तो भाई फांसी पे लटका दो, तो उसी वक्त पकड़ के ले जाते। आप एक्सपोज कर देते कि यह आदमी बीजेपी का है। बाद में पुलिस पकड़ती है, वो आदमी माफी मांग रहा है, कह रहा है कि हाँ गलती हो गई, ऐसी गाली नहीं देनी चाहिए थी। वो बीजेपी का तो नहीं निकला। पीएम मोदी के दर्द में इंडी गठबंधन को पॉलिटिक्स दिख रही है। लेकिन आप देखिए कि जब भी मां की बात आती है पीएम मोदी इमोशनल ही होते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी मां से गहरा लगाव था। पिछले साल लोकसभा चुनाव के वक्त मैंने प्रधानमंत्री का इंटरव्यू किया था और उनसे पूछा था कि यह पहला चुनाव होगा 2002 के बाद जब उनकी मां उनके साथ नहीं होंगी, क्योंकि तब मां का निधन हो गया था। आप देखिए सिर्फ ये सवाल सुनकर पीएम मोदी कितने भावुक हो गए थे। क्या ये चीज आपके बैक ऑफ द माइंड चल रही है सर
जो आप लोगों से शायद नहीं बोलते होंगे कि 2002 के बाद ये पहला चुनाव है। सब कुछ होगा लेकिन आपकी माँ नहीं होगी। आप हर चुनाव के बाद उनका पैर छूने जाते थे। मैं जितने नामांकन किए हैं, सब नामांकन के पहले मैं माँ के पैर छूने गया और नामांकन कर गया। वो गुड़ देती थी। ये पहला मेरे जिंदगी का चुनाव है जब मैं माँ के पैर छुए बिना जाऊंगा। लेकिन मेरे में एक भाव भी आता है कि आज 140 करोड़ देश की करोड़ों माताएं हैं, उन्होंने जिस प्रकार से मुझे प्यार दिया है, आशीर्वाद दिए, उन्हीं का स्मरण करके और फिर मां गंगा तो है ही है। अब आप सोचिए, इंटरव्यू में मां को लेके एक प्रश्न पूछा था, उसको सुन के भी पीएम भावुक हो गए। उनका इतना लगाव है मां से। और ये लोग कहते हैं कि मां को गाली पड़ी है पीएम को लेकर, मां की गाली दी गई है पीएम को। और पवन खेड़ा कह रहे हैं कि ये तो टूल किट है कि अब आएंगे और रोएंगे, मतलब इनके लिए सब नाटक है। कैसे लोग हैं बॉस? ये पहला मौका नहीं है जब पीएम मोदी अपनी मां की बात करते हुए भावुक हो गए। साल 2015 में पीएम मोदी अमेरिका की यात्रा पर गए थे। वहां फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग से बात करते हुए भी जब मां का जिक्र आया तो पीएम मोदी भावुक हो गए थे। उन्होंने अपनी मां के संघर्ष का जिक्र किया और कैसे आंखों में आंसू आ गए थे, वो भी देखिए आप एक बार। बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी कर रहा। एक आदमी और नरेंद्र मोदी जो हैं, उनको मतलब जिस तरह की भाषा उनके खिलाफ यूज हुई है पिछले 10-11 सालों में, उसका कोई लेवल नहीं है। पर आप सोचिए कैसे लोग हैं। पॉलिटिक्स में भी कम से कम एक दायरा होता है कि भाई इसके आप एक तो उस गाली का विरोध नहीं कर रहे, कोई उस पर बयान नहीं आया राहुल गांधी का, और यहां कांग्रेस के लोग खड़े होकर कह रहे हैं कि ये टूल किट है, आप देखिएगा ये रोएंगे। कैसे लोग हैं भाई? मां की गाली किसी को दे दीजिए फिर भी वो रोना नहीं चाहिए। आप देखिए कि एक तरफ इंडी वाले नरेंद्र मोदी को गालियां निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी अपने काम में लगे हुए हैं। आज ही नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली मेक इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप लॉन्च कर दी। पीएम मोदी ने भारत को सेमीकंडक्टर चिप का हब बनाने का संकल्प लिया और आज सेमीकंडक्टर की दुनिया में भारत ने पहला कदम रख दिया बॉस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पहली मेक इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप लॉन्च की, उसका नाम विक्रम 32 बिट प्रो है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक समय था जब दुनिया की इकोनॉमी तेल से चलती थी, तेल को ब्लैक गोल्ड कहा जाता था, लेकिन आज सेमीकंडक्टर चिप डिजिटल डायमंड है। यानी उन्होंने एक तरफ तो वहां अपनी भावनाओं को व्यक्त किया, लेकिन देश के लिए काम रोक दिया, ऐसा नहीं है। भारत मां के लिए क्या कर रहे हैं? अपनी मां की बात तो कर ही ली, लेकिन अपने भारत मां के लिए क्या कर रहे हैं, देश के लिए क्या किया है? पहली सेमीकंडक्टर चिप भारत की आ गई है, देखिए। सेमीकंडक्टर की दुनिया में एक बात कही जाती है, ऑयल was black gold, but chips are digital diamonds. 21वीं शताब्दी की शक्ति छोटी सी चिप में सिमट करके रह गई है। ये चिप भले छोटी सी है, लेकिन इसमें दुनिया की प्रगति को बड़ी गति देने की ताकत है। पहली मेक इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप का लॉन्च होना, यह बहुत बड़ा मैसेज है ट्रंप और राहुल गांधी जैसे नेताओं की, जो इंडिया की इकोनॉमी को डेड बताते हैं।
यही डेड इकोनॉमी आज सबसे तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है और इस रफ्तार को बढ़ाने के लिए जरूरी चीजें खुद बना भी रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के टैरिफ के जवाब में आत्मनिर्भर भारत का जो नया अभियान शुरू किया, उसका असर दिखने लगा है। आज नरेंद्र मोदी ने जिस सेमीकंडक्टर चिप विक्रम 32 बिट प्रो को लॉन्च किया, उसके बारे में आपको बताता हूं। यह सेमीकंडक्टर चिप ऐसी है जो बेहद मुश्किल और कठिन परिस्थितियों में भी काम कर सकती है। यह चिप हाई मेमोरी हैंडलिंग और कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस को भी प्रोसेस करने में सक्षम है। इस चिप का 16 बिट वर्जन 2019 से इसरो इस्तेमाल कर रहा है। अब इसे अपग्रेड किया गया है। विक्रम चिप को इसरो के सेमीकंडक्टर लैब मोहाली में बनाया गया है। 32 बिट आर्किटेक्चर होने से एक बार में ज्यादा डेटा प्रोसेस करता है। यह चिप ADA प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करती है, जो एरोस्पेस सिस्टम के लिए जरूरी है। मिलिट्री ग्रेड क्वालिटी है, जिससे प्रोसेसर गर्मी, ठंड, कंपन, रेडिएशन सह सकती है। यह चिप -55 डिग्री से लेकर 125 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर के रेंज में ऑपरेट कर सकती है। इसका इस्तेमाल सैटेलाइट और लॉन्च व्हीकल में भी किया जाएगा। डिफेंस और एनर्जी सेक्टर में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। PSLV C60 मिशन में इसका सफल टेस्ट भी किया जा चुका है। सेमीकंडक्टर को लेकर पीएम मोदी का जो विजन है वह बहुत बड़ा है। पीएम मोदी भारत को सेमीकंडक्टर का सबसे बड़ा खिलाड़ी बनाना चाहते हैं। आप देखिए, अभी भारत का सेमीकंडक्टर मार्केट करीब 4 लाख करोड़ रुपए का है। 2030 तक यह मार्केट करीब 10 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। 2021 में सेमीकंडक्टर मार्केट को बढ़ावा देने के लिए 76,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ। मकसद था कि सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन, डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में तेजी आए। फिलहाल 6 राज्यों में 1,60,000 करोड़ रुपए के 10 प्रोजेक्ट शुरू किए गए, जिसमें CCTV कैमरा, डिफेंस सिस्टम, मिसाइल रडार, रॉकेट के लिए चिप बनेगी। 3 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो रोजाना करीब 7 करोड़ चिप बनाएंगे। पीएम मोदी का टारगेट 2029 तक दुनिया के टॉप 5 चिप प्रोड्यूसर देश में भारत को पहुंचाना है, जिससे सेमीकंडक्टर के 88 लाख करोड़ रुपए के बाजार में भारत का हिस्सा बढ़े। 88 लाख करोड़ रुपए का बाजार है ये बॉस। और इस विजन को पूरा करने के लिए पीएम मोदी मिशन मोड पे काम कर भी रहे हैं। आज पीएम मोदी ने सेमीकंडक्टर के फील्ड में भारत की धाकड़ स्पीड के बारे में भी बताया कि भारत कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक बार उसको भी सुनिए, फिर उसके बाद बताता हूं अब आगे क्या होने वाला है। साल 2021 में हमने सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम शुरू किया। साल 2023 तक भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट अप्रूव हो गया। साल 2024 में हमने कुछ और प्लांट्स अप्रूव किए। साल 2025 में हमने 5 और प्रोजेक्ट्स क्लियर किए। कुल मिलाकर सेमीकंडक्टर के 10 प्रोजेक्ट्स में $18 बिलियन यानी 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। सेमीकंडक्टर की दुनिया में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसके बारे में हम आपको लगातार बताते रहे हैं पाठशाला, और आईफोन इसका प्राइम एग्जाम्पल है। साल 2017 में एप्पल ने भारत में आईफोन का प्रोडक्शन शुरू किया और आज की तारीख में दुनिया का हर 5वां आईफोन भारत में मैन्युफैक्चर्ड है। इसी तरह से सेमीकंडक्टर सेक्टर में भी भारत की प्लानिंग सफल होने के पूरे आसार हैं, क्योंकि दुनिया के 20% सेमीकंडक्टर इंजीनियर यानी 35,000 इंजीनियर भारत के हैं। अमेरिका या दूसरे देशों के इंजीनियर डिजाइनिंग से ज्यादा मैनेजमेंट की भूमिका में रहते हैं, जबकि भारत के इंजीनियर चिप की डिजाइन, पावर और स्पीड तय करके प्रोड्यूस करते हैं। सेमीकंडक्टर की ग्लोबल कंपनियां जैसे क्वालकॉम, इंटेल, एनवीडिया, मीडियाटेक के रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर भारत के शहरों में, बेंगलुरु, हैदराबाद और नोएडा में इन बड़ी कंपनियों के डिजाइन सेंटर हैं। यानी भारत में चिप प्रोडक्शन के लिए स्किल्ड लेबर भी है, जिससे बड़ी कंपनियों में चिप प्रोडक्शन का एक्सपीरियंस भी है। भारत का प्लान है कि 2030 तक 80,000 सेमीकंडक्टर एक्सपर्ट तैयार कर लिए जाए। सोचिए, जब 35,000 इंजीनियर्स ग्लोबल सेमीकंडक्टर टैलेंट का 20% कंट्रोल करते हैं, तो जब 80,000 भारतीय इंजीनियर और एक्सपर्ट होंगे तो भारत किस स्पीड से आगे बढ़ रहा होगा। भारत के लिए बैक टू बैक अच्छी खबरें भी आ रही हैं। एससीओ समिट में पीएम मोदी का जलवा दुनिया ने देखा। पीएम मोदी, पुतिन और जिनपिंग की बॉन्डिंग दुनिया ने देखी और उसका मैसेज गया। चीन का धमाकेदार दौरा करके लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आत्मनिर्भर भारत का जलवा भी दिखाया। ऐसी बैक टू बैक कामयाबी देश को मिल रही है। यही वजह है कि पीएम मोदी काफी रिलैक्स भी है। चीन में उनकी कूटनीति भी सही रह गई अभी तक। तो
इसका सबूत इसी से मिल गया कि देश वापस लौटने पर आज जब वो अपने पहले कार्यक्रम में गए तो वहां हंसी मजाक से शुरुआत की। सुनिए पीएम मोदी ने जापान और चीन के दौरे पर क्या कहा। कल रात ही मैं जापान और चीन की यात्रा करके वापस लौटा हूं। आप गया था इसकी ताली बजा रहे हो, आया हूं इसकी ताली बजा रहे हो। नरेंद्र मोदी तो रिलैक्स दिख रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी बेचैन हो सकते हैं। राहुल गांधी अपना हाइड्रोजन बम लेकर बैठे हुए हैं। एटम बम के बाद अब वो हाइड्रोजन बम फोड़ने की धमकी दे रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी हाइड्रोजन बम फोड़ते इससे पहले ही कांग्रेस पर बीजेपी ने अपना बम फोड़ दिया। बीजेपी ने क्या खुलासा कर दिया इसके बारे में बताऊंगा, पहले सुन लीजिए कि राहुल गांधी ने क्या धमकी दी। माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है, हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। मजाक के मूड में खाली मोदी जी थोड़ी थे, राहुल जी भी दिखते हैं। राहुल गांधी एटम बम और हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात ही करते रहे। आज बीजेपी ने कांग्रेस पर बम फोड़ भी दिया। बीजेपी ने आज कांग्रेस नेता और राहुल गांधी के करीबी पवन खेड़ा पर वोट चोरी का आरोप लगा दिया। बीजेपी ने दावा किया कि दिल्ली में पवन खेड़ा का नाम तो दो वोटर लिस्ट में है। पवन खेड़ा के पास 2 एपिक नंबर हैं। बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी और कांग्रेस असली वोट चोर है। सुनिए एक बार बीजेपी। पवन खेड़ा जो राहुल गांधी के करीबी हैं, उनके पास 2 एपिक नंबर हैं। एपिक नंबर XHC199238 जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी 41 जंगपुरा का है, और एपिक नंबर SJE0755967 जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी 40 का है। और हम ये मानते हैं कि पवन खेड़ा ऐसा धांधली बिना राहुल गांधी के इंफॉर्मेशन के, उनके सुपरविजन के, उनके नॉलेज के नहीं कर सकते थे। तो असली वोट चोर राहुल गांधी है। पवन खेड़ा पर 2 एपिक नंबर रखने के आरोपों से कांग्रेस बैकफुट पर आ गई। बीजेपी के आरोप पर पवन खेड़ा ने सफाई दी। पवन खेड़ा ने कहा कि जो आरोप बीजेपी लगा रही है, ये आरोप तो राहुल गांधी भी लगा रहे हैं और इसकी जांच की मांग कर रहे हैं। पवन खेड़ा ने कहा कि 2016 में उन्होंने अपना नाम कटवाने के लिए पूरी प्रक्रिया का पालन किया था, फिर भी उनका नाम वोटर लिस्ट में है, तो इसका जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए। सुनिए पवन खेड़ा। हमें बीजेपी से मालूम पड़ता है कि हमारे नाम कहां हैं। अब बताइए, मैं ये जानना चाहता हूं चुनाव आयोग से, ज्ञानेश गुप्ता से, कि मेरे नाम पे नई दिल्ली विधानसभा में किससे वोट करवा रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं, मुझे सीसीटीवी फुटेज चाहिए वहां की। ये मेरा नाम वहां अब तक क्यों है? मैं 2016 में वहां से शिफ्ट किया, तब मैंने नाम कटवाने की पूरी प्रक्रिया जो थी वो पालन किया उसका। अभी तक नाम क्यों है? इसी बात को राहुल गांधी 7 अगस्त से आज तक चुनौती दे रहे हैं कि ये चल क्या रहा है चुनाव आयोग में। नई दिल्ली विधानसभा सीट जो है वो भाई इस अभी वाला छोड़ दीजिए, तो इसके पहले तो आम आदमी पार्टी सब जीतती रही है। तो चुनाव आयोग बीजेपी के लिए वोट चोरी करके केजरीवाल को जितवा रहा था इनके हिसाब से। और यही बात बीजेपी कह रही है कि भाई 2 नाम हो जाना चोरी का सबूत नहीं होता है। इनका 2 नाम है तो बीजेपी बताए कि चुनाव आयोग बताएगा कि किसको वोट पड़ा है। दूसरे का 2 नाम आ गया तो इनको कॉन्फिडेंस है, वहां चुनाव आयोग से नहीं पूछते कि इसका दूसरा वोट किसको पड़ा है, वहां ये कॉन्फिडेंट है कि वो बीजेपी को पड़ा है। इनका नाम आया तो चुनाव आयोग बताएगा कि किसको वोट पड़ा है। फिलहाल चुनाव आयोग ने पवन खेड़ा को 2 वोटर आईडी रखने के आरोप में नोटिस जारी कर दिया। चुनाव आयोग ने पवन खेड़ा को 8 सितंबर सुबह 11 बजे तक जवाब देने के लिए कहा। खैर ये सब तो पॉलिटिक्स में चलता रहता है। पाठशाला में अगली क्लास जिसमें आपको बताऊंगा, पहले मोदी पुतिन जिनपिंग साथ आए, अब ईरान और किम जोंग को बुलाया चीन का धमाकेदार शक्ति प्रदर्शन। 10,000 सैनिक, एक से एक आधुनिक हथियार। चीन वो करने जा रहा जो ट्रंप की दादागिरी की हवा निकाल देगा क्या? और दुनिया में भारत रूस चीन की दोस्ती के चर्चे, लेकिन पीएम मोदी ने किस दोस्त के लिए बड़े मंच से मुंह मोड़ लिया? एससीओ में पीएम मोदी के सामने शहबाज शरीफ की घनघोर बेइज्जती के बाद मुनीर चीन क्यों गया है, अब इस सब के बारे में आपको बताता हूं। चीन में एससीओ समिट के दौरान मोदी, जिनपिंग और पुतिन की केमिस्ट्री देखकर ही ट्रंप जो दादागिरी कर रहे थे उनका दिमाग तो झंझना गया होगा। लेकिन अब तो चीन वो करने जा रहा है जिससे ट्रंप को 440 वोल्ट का करंट लग सकता है।
शी जिनपिंग चीन के इतिहास की सबसे बड़ी विक्ट्री डे परेड करने वाले हैं। इसमें चीन के एक से बढ़कर एक हाईटेक हथियारों की परेड निकलने वाली है। यह ऐसी परेड होगी, या इस परेड में चीन ऐसा कुछ करने वाला है जिससे डोनाल्ड ट्रंप का बीपी ऊपर नीचे हो सकता है। भाई ट्रंप तो पहले ही तब से हिले हुए हैं जब से मोदी, पुतिन और जिनपिंग को एक साथ हंसते खिलखिलाते देखा होगा। अब जब जिनपिंग अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे तो ट्रंप को और तगड़े झटके लगेंगे, क्योंकि चीन की विक्ट्री डे परेड में ऐसे ऐसे देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे जो ट्रंप और अमेरिका के कट्टर दुश्मन हैं। चीन की विक्ट्री डे परेड में बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी क्यों इस परेड के लिए चीन में नहीं रुके, वो क्यों इसमें शामिल नहीं हो गए, कि इस दोस्त के लिए नरेंद्र मोदी ने इस बड़े मंच से मुंह मोड़ लिया, वो भी आपको बताऊंगा। यह भी दिखाऊंगा कि एससीओ में पीएम मोदी के सामने शहबाज शरीफ की घनघोर बेइज्जती के बाद फर्जी फील्ड मार्शल पाकिस्तान वाला मुनीर वो चीन क्यों गया है। लेकिन पहले ये जो धमाकेदार शक्ति प्रदर्शन है, पहले मोदी, पुतिन और जिनपिंग वाला, और अब ये जरा इसका ट्रेलर देखिए। वैसे तो चीन पिछले 80 सालों से विक्ट्री डे परेड का आयोजन करता रहा, लेकिन इस बार चीन की विक्ट्री डे परेड कई मायनों में ग्रैंड बताई जा रही, क्योंकि इसका मकसद सिर्फ चीन की मिलिट्री पावर दिखाना नहीं है, बल्कि इस परेड में ट्रंप को सीधी चुनौती देने के मंसूबे दिख रहे हैं, जिसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले चीन की विक्ट्री डे परेड की बात कर लेते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापान के सरेंडर को चीन विक्ट्री डे के तौर पर मनाता है। हर साल 3 सितंबर को बीजिंग के थियानमेन स्क्वायर पर विक्ट्री डे परेड होती है, जिसके जरिए चीन अपनी सैन्य ताकत को दुनिया के सामने पेश करता है। चीन का दावा है कि इस बार वो अपने इतिहास की सबसे बड़ी विक्ट्री डे परेड करने वाला है। आप इस वक्त जो वीडियो देख रहे हैं, ये चीन की विक्ट्री डे परेड के ही पुराने वीडियो हैं, जिसमें तोप, गोले, टैंक, फाइटर जेट्स, मिसाइलों का कितना विशाल प्रदर्शन हो रहा है वो दिख रहा है। लेकिन इस बार कहा जा रहा है इससे भी बड़ा आयोजन चीन करने जा रहा है। आप ये वीडियो देखकर ही अंदाजा लगा लीजिए कि इस बार चीन की विक्ट्री डे परेड और कितनी बड़ी होने वाली है। लेकिन इस बार की विक्ट्री डे परेड सिर्फ हथियारों की बात नहीं है बॉस। वहां चीन ने जिन जिन को बुलाया है वो इसको ग्रैंड बना रही है, वो जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से इसका बड़ा संदेश दे रही है। इसे लेकर चीन दावा कर रहा है कि ऐसी मिलिट्री डे परेड चीन क्या दुनिया में पहले कभी नहीं हुई हो। चीन की इस परेड में 10,000 सैनिक हिस्सा लेंगे और चीन कई ऐसे हथियारों को दुनिया के सामने लाएगा जिनको उसने अभी तक छिपा के रखा था। इस परेड में चीन अपने फाइटर जेट, मिसाइल डिफेंस सिस्टम और हाइपरसोनिक मिसाइलों का प्रदर्शन करने वाला है। लेकिन चीन पहली बार अपनी DF-26 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल भी दुनिया के सामने प्रदर्शित कर सकता है, कहा जा रहा है। इसके अलावा चीन अपनी नई एंटी शिप मिसाइल यिंग का भी प्रदर्शन करेगा। इस बार परेड में चीन लेटेस्ट हथियारों जैसे अंडर वाटर ड्रोन, लेजर डिफेंस सिस्टम और नई पीढ़ी की परमाणु मिसाइलों का भी प्रदर्शन करेगा। चीन में एक तस्वीर बड़ी वायरल हो रही है। तस्वीर में तिरपाल से ढका हुआ एक विशाल वाहन दिखता है, ये देखिए। चाइनीज मीडिया दावा कर रही है कि यह चीन का लेजर डिफेंस सिस्टम है, जो शक्तिशाली लेजर के जरिए मिसाइल्स और ड्रोन्स को मार गिराने में सक्षम है। चीनी सेना का दावा है कि यह दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसको चीन पहली बार दुनिया के सामने लेकर आएगा और दिखाएगा। लेजर डिफेंस सिस्टम नए जमाने का एयर डिफेंस सिस्टम होता है, जिसमें हाई पावर लेजर का इस्तेमाल होता है, जिसे जमीन पर तैनात किया जा सकता है। इस सिस्टम से निकलने वाली लेजर सैकड़ों किलोमीटर की रेंज तक लक्ष्य को भेद सकती है। जैसे ये आपको एनिमेटेड वीडियो के जरिए हम आपको समझा रहे हैं, इस तरह का कुछ रहता है। इस डिफेंस सिस्टम की लेजर अपने टारगेट को तब तक गर्म करती है जब तक वो हवा में नष्ट ना हो जाए। देख रहे हैं कैसे एक साथ वो पतली पतली लेजर लाइट जैसे होती है वो निकलती है, धाड़ 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 फोड़ देती है। इस सैन्य प्रदर्शन के जरिए शी जिनपिंग अमेरिका समेत पश्चिमी देशों को मैसेज देना चाहता है कि चीन से पंगा लेना इतना आसान काम नहीं। विक्ट्री डे परेड में चीन सिर्फ अपनी मिलिट्री पावर ही नहीं दिखा रहा, बल्कि शी जिनपिंग ने ट्रंप के सिर चढ़ा बुखार उतारने का भी पूरा इंतजाम किया है। ट्रंप ने पहले दावा किया था कि चीन ने उन्हें विक्ट्री डे परेड में आने का न्योता दिया, लेकिन चीन की तरफ से कहा गया है कि उसकी तरफ से ट्रंप को कोई इनवाइट भेजा ही नहीं गया, बल्कि चीन ने इस बार विक्ट्री डे परेड में ज्यादातर उन देशों के राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया है जो अमेरिका का खुला विरोध करते हैं। आप देखिए कि एससीओ समिट में नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग की तिकड़ी को हाथ मिलाते देखकर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही थी कि अरे भाई अब ट्रंप का क्या होगा, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन तो पहले ही चीन में है, जो एससीओ समिट के बाद अब चीन की विक्ट्री डे परेड में भी हिस्सा लेंगे। और ट्रंप के दुश्मन नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर
किम जोंग उन को भी चीन ने बुला लिया, वो भाई पहुंच गया है। 3 सितंबर को विक्ट्री डे परेड में जिनपिंग, पुतिन और किम जोंग उन जब एक मंच पर होंगे तो ट्रंप को शॉक लगना तय।